हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर लेके आए मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 5। और क्लास 10th साइंस में जो चैप्टर हो 3 प्रकार से बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी आपका पूरा पढ़ा दिया हूँ, आपका फिजिक्स भी पूरा पढ़ा दिया हूँ और ये आपका मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और इस एक ही वीडियो में आपको ये पूरा आपका अध्याय आज खत्म कर देंगे और आप इतना ही पढ़ लीजिए तो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही सफिशियंट है। इससे बाहर 100% गारंटी लेता हूँ कि आने वाला नहीं है। जो भी आपके टॉपिक ना समझ में आए आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं आपको अच्छे से दोबारा वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, हमारा अथक प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से समझाया जाए और आपके पूरा समझ में आए। तो ये हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, पूरा मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है। हर एक वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं अच्छे से। और कोई भी दिक्कत आ रही, कहीं से भी प्रॉब्लम, तो आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला इसमें आता है कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, यानी तत्वों के जो वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण मतलब बांटना। तो सबसे पहले क्या प्रयास किया गया था? तो वैज्ञानिकों ने तत्वों के उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कई प्रयास किए। यानी जो तत्व हैं, जो वैज्ञानिक थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे और तत्वों को कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने ही खोजा था। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, जो तत्व थे उनके गुणधर्म, जैसे कि हाइड्रोजन एक हमारा गैस है, इसका उपयोग कहीं और किया जाता है। और जैसे नियान भी हमारा एक अक्रिय गैस है, इसका भी उपयोग कहीं और किया जाता है। क्लोरीन भी एक आपकी गैस है जिसका उपयोग अन्य स्थानों पे करते हैं। तो हर एक गैस का अलग अलग गुणधर्म होता है, उसके आधार पर वर्गीकृत करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए ताकि अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। जैसे कि पहले ये बताइए, पहले आपका 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा? तो पहले तो आपका 1 ही आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4। तो एक सीरियल सी, यानी कि एक कह सकते हैं क्रम से रखें। किनको रखें? तत्वों को रखा। किसने रखा? वैज्ञानिकों ने रखा। यानी जो कि अव्यवस्थित थी। अव्यवस्थित मतलब जैसे कि ये हो गई, मान लीजिए ये सब पेन है, ठीक है, एक पेन इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो इनको व्यवस्थित ढंग से रखा कि सबसे पहले क्या आएगी, छोटी वाली आएगी, फिर इससे बड़ी वाली आएगी, फिर इससे बड़ी वाली आएगी, फिर इससे बड़ी वाली आएगी। तो इस प्रकार किसी चीज को क्या किए? व्यवस्थित किए। अब अगला है आपका डॉबेराइनर का त्रिक नियम या फिर डावेराइनर का त्रिक नियम सिद्धांत। यह डावेराइनर का त्रिक नियम सिद्धांत क्या होता है? तो डॉबेराइनर के अनुसार यदि समान गुणों वाले 3 तत्वों को एक ही समूह में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। बात समझिएगा, डायवेनर का त्रिक सिद्धांत क्या होता है? डायवेनर के अनुसार यदि समान गुणों वाले 3 तत्वों को, जो समान गुणों वाले 3 तत्व, कोई भी समान गुण जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनके समान जो गुण हैं, एक ही समूह में परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। मतलब ये समझिएगा, जैसे कि 1, 2, 3 रखें। अब जब हम 1 और 3 का औसत लेंगे तो बीच वाले 2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और औसत आपको पता है कैसे निकाला जाता है? दोनों का आधा कर दीजिए पहले और दूसरे को जोड़ के, और वही क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको समझ ही में आए। देखिए, डायवेनर का अनुसार ये था कि समान गुण वाले 3 तत्वों को एक ही समूह में रखा जाए। मान लीजिए ये हाइड्रोजन हो गया, मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, ठीक है, नियान 2, 3। अब मैं समान गुणधर्म वाले समझ रहे हैं, यह है नहीं, हम समझा रहे हैं आपको। यदि समान गुणों वाले
तीन तत्वों को एक ही समूह में रख दिया। अब मैंने तीन तत्वों को एक ही समूह में रख दिया और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में पहले इसका परमाणु भार फिर इसका मान लीजिए, ऐसे मान रहे हैं ना समझाने के लिए। तो पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत, पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भारों का औसत मतलब कि 1/3/2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 2 यानी 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा। पहले और तीसरे परमाणु भारों का औसत दूसरे के परमाणु भार के बराबर हो जाए। देखिए इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया। और यही क्या है, डॉबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। उदाहरण के लिए लिथियम सोडियम तथा पोटेशियम के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। जो लिथियम सोडियम पोटेशियम होते हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इनके परमाणु भार क्रमशः 7 23 39 है। लिथियम कितना होता है, 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम क्या होता है, 39 है। तो सोडियम का परमाणु भार लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भारों का मध्यमान कितना हो जाएगा, 7-39 यानी पहले और तीसरे का परमाणु भारों का औसत दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर होता है। तो 7/39/2 कितना हो जाएगा, 23, और ये 23 बीच वाले 23 की क्या है, बराबर है। और यही को क्या कहते हैं, डायवेनायरर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है। अब आपका अगला आता है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या होता है, तो न्यूलैंड ने सन 1863 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यूलैंड ने सन 1863 में क्या किया था, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। न्यूलैंड ने सन 1863 में एक सिद्धांत को क्या किया था, प्रतिपादित किया था, जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यानी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार संगीत के पहले और 8वें स्वर में समानता होती है, जैसे कि देखिए जिस प्रकार संगीत के पहला मतलब पहला अक्षर और 8वें स्वर में क्या होती है, समानता होती है। देखिए जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो देखिए पहला और 8वां ये देखिए सा हैं, दोनों क्या हैं, समान हैं। उसी प्रकार यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित करता है। यानी जो पहला तत्व होगा और पहले के जो 8वें नंबर पर तत्व होगा वो एक दूसरे से क्या प्रदर्शित करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार ये संगीत का 8 अक्षर, इसका पहला अक्षर और लास्ट का आपका 8वां अक्षर एक दूसरे से क्या प्रदर्शित करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार किसी भी तत्व को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उसका पहला और उसका 8वें अंक का जो तत्व होगा एक समान रखेगा गुण। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान का देखें तो अगर इनका 8वां अगर करेंगे तो क्या रहेगा, आपका समान ही रहेगा। ठीक है ना। यहाँ थोड़ा देख लेंगे हम लोग। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर यह पाया गया कि कैल्शियम का हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों से समानता रखता है, लेकिन इसके बाद तत्व सिद्धांत का पालन नहीं करते। अतः न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या रहा, विफल रहा। यानी कि बस एक ही किया था, उसके बाद नहीं किया, इसलिए यह हमारा सिद्धांत क्या हुआ, गलत साबित हो गया था। अब आपका आया लोथर मेयर वक्र। ये लोथर मेयर वक्र क्या है, तो चलिए देखते हैं लोथर मेयर वक्र क्या है। तो सन 1864 में जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर ने उस समय ज्ञात 56 तत्वों के परमाणु भारों तथा परमाणु आयतनों व अन्य गुणों के मध्य वक्र यानी कि ग्राफ खींचा। यह पाया कि समान गुणों वाले तत्व इन वक्रों में समान स्थान पर स्थित थे। यानी जो लेथर मेयर हैं इन्होंने सन 1864 ईस्वी में उसमें बस 56 तत्वों के ही परमाणु भार और परमाणु आयतनों के मध्य क्या किया था, वक्र खींचा था। और उस वक्र में ये पाया था कि इन वक्रों पर समान स्थान पर स्थित हैं। उदाहरण के लिए सभी क्षार धातु इन वक्रों के शीर्ष पर
स्थित थी तथा सभी हैलोजन तत्व इन वक्रों में ऊपर की ओर स्थित थे। ठीक है, यानी कि जो क्षार धातु थे इन वक्र के शीर्ष पर स्थित थी और हैलोजन तत्व थे इन वक्रों में ऊपर की ओर स्थित थी, शीर्ष से ऊपर थे। ठीक है ना। इस प्रकार लोथर मेयर ने समान गुण वाले तत्वों की पहचान किया। मेंडलीफ द्वारा सन 1869 में प्रस्तावित आवर्त वर्गीकरण अधिक उपयोगिता के कारण लोथर मेयर के तत्वों के वर्गीकरण का अधिक समय तक महत्व नहीं रहा। यानी कि पहले तो आए डाइवेनाइरर का त्रिक नियम, उसके बाद क्या है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम, फिर उसके बाद आए हमारे लोथर मेयर का वक्र, लेकिन लोथर मेयर भी ज़्यादा दिन नहीं टिके। फिर इसके बाद आगे कौन आ गया? मेंडलीफ जी आ गए। तो चलिए मेंडलीफ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला आता है इसमें मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। ये मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी क्या है? तो सन 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने उस समय ज्ञात 63 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में श्रृंखलाबद्ध किया। सन 1869 की बात है। सन 1869 क्या है? बात है एक रूसी वैज्ञानिक थे, और रूसी वैज्ञानिक भैया कौन थे? वो थे मेंडलीफ ने। वो थे कौन थे? मेंडलीफ थे। और जब मेंडलीफ रूसी वैज्ञानिक थे सन 1869 में, तो सन 1869 में केवल 63 ही तत्व ज्ञात थे। केवल कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। और ये मेंडलीफ जी क्या किए कि इन 63 तत्वों को उठाकर उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में श्रृंखलाबद्ध कर दिया। ठीक है ना। अब आता है मेंडलीफ के मूल आवर्त नियम के अनुसार, यानी मेंडलीफ के जो मूल आवर्त नियम है उसके अनुसार, तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर दे दिया जाए कि मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी क्या होती है, तो आपको सीधा बता देना है मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी निम्नानुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या क्या थे? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं तथा 8 समूह ऊर्ध्वाधर होते हैं। याद रखना, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी इसमें 7 जो पंक्तियां थी वो 7 जो पंक्तियां थी वो क्षैतिज थी। क्षैतिज 7 पंक्तियां होती हैं और ऊर्ध्वाधर में कितने होते हैं? 8 समूह होते हैं। जो समूह होते हैं वो ऊर्ध्वाधर होते हैं और पंक्ति होती है वो क्षैतिज होती है। इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। जो सारणी थी इसमें एक खास बात थी ये थी कि तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे। इसमें तत्वों को क्रमबद्ध करते समय यह विशेष ध्यान दिया गया कि समान गुणों वाले तत्व एक ही समूह में रहे। ऐसा करने के लिए कहीं कहीं खाली स्थान छोड़ने पड़े। अब आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियां थी। तो पहला ये थी कि मेंडलीफ कुछ ऐसे तत्वों का पता लगाने में सफल हुए जो उस समय तक खोजे नहीं जा सके थे, जैसे जर्मेनियम, स्कैंडियम आदि के लिए उन्होंने अपनी सारणी में उपयुक्त स्थान छोड़ा था। यानी कि जो मेंडलीफ ने छोड़ा था उसको भी उन्होंने खोज निकाला था। जैसे कि जर्मेनियम, स्कैंडियम ये पहले नहीं खोजे गए थे, इसको किसने खोजा था? मेंडलीफ ने बाद में खोजा था। दूसरा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया था। और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी जो तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन था वो बहुत ही क्या हो गया था? सरल हो गया था। अब आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष, यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी के क्या क्या दोष थे। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कहीं कहीं तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दिए थे, परमाणु भारों के तत्व बढ़ते हुए क्रम में रखे थे, उसमें क्या हुआ था कि कहीं कहीं उसमें जो क्रम था उसमें क्या हो गया? बहुत ही परिवर्तन हो गया। जैसे समझते हैं, जैसे मेंडलीफ ने कोबाल्ट का परमाणु भार 59 माना जाता है तथा निकील का भार 69 माना जाता है परमाणु भार।
ही मानकर कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा और प्रयोगों द्वारा स्थापित हुआ कि कोबाल्ट तथा निकिल के परमाणु भार क्रमशः 58.933 तथा 58.71 होते हैं। यानी कि जो मेंडलीव थे उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा क्योंकि इसका परमाणु भार 59 होता है और निकिल का भी परमाणु भार क्या होता है 59 होता है, इसीलिए इसको पहले रखें इसको बाद में रखें। लेकिन प्रयोगों द्वारा पता चला कि सबसे ज़्यादा परमाणु भार निकिल का होता है। किसका होता है? निकिल का होता है। उसके बाद क्या होता है? कोबाल्ट का। अतः ये बढ़ते हुए क्रम में न होकर अतः ये दो तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में न होकर घटते हुए क्रम में रखे गए हैं। क्योंकि सबसे पहले इसको रख दिए क्योंकि इसका जो परमाणु भार है इससे कम है, इसको कोबाल्ट रख दिए। लेकिन कोबाल्ट का तो अधिक है ना, निकिल का कम है, तो निकिल को पहले रखना चाहिए तो कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव ने भैया क्या किया कि निकिल को बाद में रख दिया और कोबाल्ट को पहले रख दिया, तो ये तो गलत कर दिए। इस सारणी में अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का क्या रहा? अभाव रहा, यानी कि कमी रही। अब आता है मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लाभ, यानी कि मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लाभ क्या क्या होते हैं। तो पहला है तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा मिली, यानी जो तत्वों के गुणों के अध्ययन में क्या थी? बहुत ही सुविधा मिली थी। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी की यह पहला लाभ था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया जिससे अध्ययन में बहुत ही सुविधा मिली थी। ठीक है, यानी कि इनको क्या किया था? सिर्फ एक समान जो जिसके गुण समान थे उनको सिर्फ एक ही समूह में रखा था, इसलिए अध्ययन में काफ़ी सुविधा मिली थी। दूसरी, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता। तो सन 1869 से पहले बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 माना जाता था। बेरिलियम के गुण मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के गुणों के समान हैं। अतः बेरिलियम को आवर्त सारणी में द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार बेरिलियम का परमाणु भार लिथियम के परमाणु भार 7 तथा बोरान का परमाणु भार 11 के मध्य होना चाहिए। इससे मेंडलीव ने यह निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 नहीं है बल्कि क्या है? 9.4 है। इस प्रकार तत्वों को सही परमाणु भारों में या फिर सही परमाणु भारों को ज्ञात करने में बहुत ही सहायता मिली थी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों है आपके मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लाभ। अब यहाँ पे एक मैंने ग्राफ खींचा है, इसको अगर लिखना होगा तो अगर देख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट होगा तो आप अपने से टीचर से पूछ के लिख सकते हैं। यह है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी वो कुछ इस प्रकार से थी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से थी इनकी मूल आवर्त सारणी, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप खींच लीजिए क्योंकि मेरा काम है आपको हर एक चीज देना। अब अगला आया मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। यह मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी क्या है? तो मेंडलीव के आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मोजले या फिर मोजले भी बोला जाता है ने सन 1913 में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहा जाता है। याद रखना, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी क्या होती है? मेंडलीव के आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मोजले ने सन 1913 में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के, जो परमाणु क्रमांक नॉट परमाणु भारों की, किसके आधार पर रखा था? मोजले ने परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की क्या किया जाता है? संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। इसे ही मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या क्या थे? तो इस सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, यानी जितने भी इस आवर्त सारणी में तत्व रखे गए थे इसमें सभी क्या होते? परमाणु भारों के नहीं बल्कि परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे। इस सारणी में 7 आवर्त या 0736 पंक्तियों द्वारा बने होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। तीसरा, इन
इस सारणी में 9 समूह होते हैं और इन्हें ही क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एथ समूह दो या दो ऊर्ध्वाधर कालमों द्वारा बने होते हैं। फर्स्ट से 7 तक समूह के इन ऊर्ध्वाधर कालमों में को उपवर्ग या उपसमूह कहते हैं। और वहीं पे एक समूह के यानी कि 8वें समूह में 3 ऊर्ध्वाधर कालम होते हैं। इसके बाद शून्य समूह आता है जिसमें केवल एक ऊर्ध्वाधर कालम होता है। चौथा, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में क्या होता है, बहुत ही परिवर्तन होता है। अगला क्या आया, प्रत्येक समूह में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में क्या पाई गई, समानता पाई गई। प्रत्येक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर उनके परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तथा साथ ही साथ उनके गुणों में रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। सातवां, तृतीय आवर्त के तत्व प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहलाते हैं। आठवां देखें तो द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते रहते हैं जो उनके विकर्णी अभिमुख होते हैं। जैसे द्वितीय आवर्त में लिथियम के गुण तृतीय आवर्त में मैग्नीशियम के गुणों से मिलते जुलते हैं। नौवां देखें तो तृतीय आवर्त में फर्स्ट से लेकर 7वें समूह के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। और 10वां देखें तो जिन तत्वों के गुण सेतु तत्व के गुणों से अधिक समानता रखते हैं नॉर्मल तत्व कहलाते हैं और सभी ए उपवर्ग के तत्व नॉर्मल तत्व होते हैं। अगला 11वां देखें तो जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है और इस प्रकार सभी बी उपवर्गों तथा 7 समूह के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। और 12वां पॉइंट क्या है, परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व या लैंथेनाइड्स कहते हैं और परमाणु क्रमांक 79 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व या एक्टेनाइड्स कहते हैं। इन दोनों प्रकार के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अगला आता है मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के दोष, यानी कि मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के क्या क्या दोष थे। तो पहला था हाइड्रोजन की स्थिति। तो हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व की तरह व्यवहार करती है इसलिए इसे प्रथम समूह में रखा गया है। दूसरे शब्दों में यह विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरह व्यवहार करती है इसलिए इसे 7वें समूह में भी रखा जा सकता है। इस प्रकार हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति न्याय संगत नहीं प्रतीत हुई क्योंकि यह पहले में रखा गया बट इसका देखें तो गुण 7वें से मिलता जुलता है इसलिए उसको उसमें भी रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ तथा समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया। तीसरा, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर कोई उचित स्थान नहीं दिया गया। अब है आपका कि आवर्त सारणी की विशेषताएं, यानी कि आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 के बाद 1 तक क्या होती है, घटती है। तो ये तो आवर्त सारणी की पहली विशेषता थी। दूसरी क्या है, धात्विक गुण। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। और वहीं पे अगर हम लोग आवर्त सारणी के आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ें तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। अगला आता है इसमें विकर्ण संबंध। तो ये विकर्ण संबंध क्या होते हैं, तो तृतीय आवर्त के तत्व द्वितीय आवर्त के तत्वों से क्या रखते हैं, विकर्ण संबंध रखते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों से क्या रखते हैं, विकर्ण संबंध रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे तृतीय आवर्त तत्व है, ये द्वितीय आवर्त तत्व है, तो ये एक दूसरे से क्या दर्शाते हैं, विकर्ण संबंधित दर्शा। जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरान सिलिकॉन से। अब आपका आता है धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेरियम एवं
पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है संयोजकता। तो आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किए जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, घटता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों रहा आपका 5वां चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया। आज यहाँ पे रसायन विज्ञान आपका क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, यानी कि साइंस का चैप्टर नंबर 5 हिंदी मीडियम वालों के लिए एनसीईआरटी का कंप्लीट है। पूरा वीडियो आप देख के अच्छा सा नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी की ओर, एसएसटी आपका भी कंप्लीट करा देंगे। फिर हर एक सब्जेक्ट में आपका कंप्लीट करा दूंगा, तो टेंशन आपको नहीं लेना है, बस आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, हो गया। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।